हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। मैं अजीत तिवारी बायोलॉजिकल डायरी के एपिसोड नंबर 5 में एक नई टॉपिक के साथ आपका वेलकम करता हूं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने ड्रग्स के टॉपिक पर डिस्कशन किया था और आज की टॉपिक हमारी है एंटीबायोटिक्स। यानी आज हम एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर अपना स्टडी जो है वो फोकस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एंटीबायोटिक, चूंकि आज की टॉपिक हमारी एंटीबायोटिक ही है तो सबसे पहले हम एंटीबायोटिक्स से ही अपना डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये आपकी टॉपिक है एंटीबायोटिक। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हम एंटीबायोटिक के मीनिंग को जस्टिफाई करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो डिफाइन इसको कैसे कर सकते हैं? एंटीबायोटिक्स आर दोज केमिकल्स आर दोज ड्रग्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ध्यान देंगे, एंड ऑल्सो यूज्ड टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल, ऐसे ड्रग्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से गेन भी होते हैं और फिर बाद में उन्हीं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए उन केमिकल्स का या उन मेडिसिन का यूज भी होता है ना। तो ये डिफिनीशन हो गई कि एंटीबायोटिक्स एक ऐसे केमिकल होते हैं जो जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही नेचुरली एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और बाद में जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या प्रोटोजोअन्स हो या फंगस हो, कुछ भी हो, उनके अगेंस्ट में उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए या उनको किल करने के लिए हम इन एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट हम चलते हैं हिस्टोरिकल फ्लैशबैक। थोड़ा सा एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड उसकी एक हिस्टोरिकल डिटेल को हम एक समरी में देखेंगे। तो समरी क्या है? हिस्टोरिकल फ्लैशबैक में पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कर सकते हैं? फर्स्ट एंटीबायोटिक यानी वर्ल्ड की जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो कौन थी? दैट वाज पेनिसिलिन, PENICILLIN, पेनिसिलिन। एंड व्हाट वाज द सोर्स क्या था पेनिसिलिन का? किससे निकाला गया था? पेनिसिलियम नोटेटम, दैट वाज पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम क्या है? दैट इज अ टाइप ऑफ फंगस, पेनिसिलियम नोटेटम। ओके, थर्ड पॉइंट क्या हम हिस्टोरिकल फ्लैशबैक में ले जा सकते हैं? हु वाज द डिस्कवरर, यानी उस साइंटिस्ट का नाम जिसने सबसे पहले पेनिसिलिन को आइसोलेट किया, पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट किया, इस दुनिया के सामने रखा, वो कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। यानी 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले एंटीबायोटिक्स को या पेनिसिलिन के रूप में एंटीबायोटिक को पेनिसिलियम नोटेटम से एक्सट्रैक्ट किया था, आइसोलेट किया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि जो पेनिसिलिन की बात हम कर रहे हैं, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ पेनिसिलिन? ठीक है, पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी, नो डाउट। उसका केमिकल नेम क्या था या केमिकली उसको हम किस नाम से बुलाते हैं? 6-APA, कैपिटल ए, कैपिटल पी, कैपिटल ए। यानी 6-APA की मीनिंग क्या निकली? 6-APA की मीनिंग ये निकलती है, 6-APA का मतलब क्या है? 6 अमीनो पेनिसिलेनिक एसिड। क्या आपने देखेंगे? 6 अमीनो पेनिसिलेनिक एसिड। ये APA, 6-APA यानी पेनिसिलिन का केमिकल नेम है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हम अपनी बात बढ़ाते हैं। अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल फ्लैशबैक की बात को आगे बढ़ाएं तो अगली टॉपिक हमारी है इसी एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। यहां थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स का क्या मतलब है? एंटीबायोटिक्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन डिफरेंट बेसिस, यानी अलग अलग बेसिस पर एंटीबायोटिक्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। जैसे कैपिटल ई, यानी आप पहली पॉइंट बना सकते हैं इसको कि ठीक है, अच्छा पहला बेस क्या माने? तो फर्स्ट हमारा बेस है जिस बेस पर हम एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाई करने जा रहे हैं।
और वो बेस क्या है हमारा? ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन के बेस पर एंटीबायोटिक्स को ब्रॉडली 2 ग्रुप में बांटा गया। कौन कौन सा? नंबर 1 पहला ग्रुप बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स, और सेकंड क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। तो जरा मीनिंग देख लें, बैक्टीरियोसाइडल का क्या मतलब है? बैक्टीरियोसाइडल आर दोज एंटीबायोटिक्स which are used to kill the microbes inside our body। यानी अगर बैक्टीरियोसाइडल टाइप की एंटीबायोटिक अगर हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, लेते हैं, तो ये हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारे बॉडी में जो माइक्रोब्स होते हैं उन माइक्रोब्स को ये पूरी तरह से किल कर देते हैं, यानी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बैक्टीरियोसाइडल, जैसे आप देख रहे हैं कि ये बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स है, और इसके एग्जाम्पल में अगर चलें कि कौन कौन से ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जिनको हम बैक्टीरियोसाइडल की कैटेगरी में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, पेनिसिलिन एंड ओफ्लॉक्सासिन, OFLOXACIN, यानी पेनिसिलिन और ओफ्लॉक्सासिन, ये जो 2 एंटीबायोटिक हैं, और भी बहुत सारी हैं, हम आपको बेसिक एग्जांपल के तौर पे ये 2 रखे हैं कि पेनिसिलिन और ओफ्लॉक्सासिन अगर ये हम लेते हैं तो ये बैक्टीरियोसाइडल नेचर के हैं, यानी बॉडी में जाने के बाद बैक्टीरिया से कोई समझौता नहीं, ये सीधे माइक्रोब्स को पूरी तरह से किल कर देते हैं, इसीलिए इनको बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स कहा गया है। और सेकेंड ग्रुप हमारा क्या है? सेकेंड ग्रुप हमारा है बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स हम किसको बोलते हैं भाई? बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स का मतलब ये होता है कि जब ऐसे एंटीबायोटिक्स जो हमारे बॉडी में जाने के बाद, हमारे बॉडी में इंटर करने के बाद बैक्टीरिया को किल नहीं करते हैं, क्या करेंगे तब? या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिड्यूस कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, और या तो उनकी पूरी ग्रोथ को ही चेक कर देते हैं, ग्रोथ ही रोक देते हैं, मतलब वो मल्टीप्लाई न कर पाए। और जाहिर सी बात है, मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो डिजीज का जो इन्फेक्शन है, ये माइक्रोब्स फैलेंगे नहीं, तो बीमारी धीरे धीरे क्या होगी, हमारे बॉडी में सिमटती चली जाएगी। तो देखिए दोनों का वर्किंग अलग है, टारगेट एक है, एम एक है। बैक्टीरियोसाइडल भी बैक्टीरिया को मारता है, वो भी बीमारी को क्योर करेगा। बैक्टीरियोस्टैटिक भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, ये मारता नहीं है, ये क्या करेगा, या तो ग्रोथ को रिड्यूस करेगा या तो एकदम ग्रोथ को स्टॉप कर देगा। लेकिन प्रयास, टारगेट वही है कि किसी भी तरह से इस बीमारी को, इस डिजीज को पूरी तरह से जो है वो क्योर करना है। तो अगर हम इस क्योरनेस की बात करें, और अगर हम इस क्योरनेस की या इस तरह के सिस्टम की बात करें, तो ये बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक, ये 2 टाइप के एंटीबायोटिक हो गए। तो बैक्टीरियोस्टैटिक में अगर हम देखें तो बैक्टीरियोस्टैटिक के 2 एग्जांपल हैं, जैसे इरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन and tetracycline, these are the 2 antibiotics which are used as bacteriostatic antibiotics. Okay, next on the basis of above discussion, अब हम अपने इस एंटीबायोटिक्स को फिर से क्लासिफाई करेंगे। हमारा बेस क्या होगा? हमारा बेस अगर हम जनरली देखें तो सिंपली हमारा बेस क्या है? हमारा बेस यहां पर है ऑन द बेसिस ऑफ इफिशियंसी, ऑन द बेसिस ऑफ इफिशियंसी, यानी एंटीबायोटिक्स के क्षमता के आधार पर, उसकी इफिशियंसी के आधार पर हम एंटीबायोटिक्स को 2 ग्रुप में बांटेंगे। पहला ग्रुप क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, और दूसरा ग्रुप क्या है? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, दोनों का क्या मतलब है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स are those antibiotics which are used to kill or to check the growth of a number of microbes, यानी ऐसी एंटीबायोटिक्स जो एक नहीं, एक से ज्यादा माइक्रोब्स को, ढेर सारे माइक्रोब्स को उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए या उनको किल करने के लिए यूज किया जाता है, तो उनको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जैसे अगर हम देखें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल क्या हैं? फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन,
जो अभी मैंने यहां बताया था टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर का है, वही टेट्रासाइक्लिन अगर आप इफिशियंसी के बेस पर बांटते हैं तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कैटेगरी में आता है। ठीक है, उसके बाद है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का मतलब यह है, नाम से ही क्लियर है कि ऐसे एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर माइक्रोब्स के अगेंस्ट में ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनका यूज सभी माइक्रोब्स के अगेंस्ट में यूज करते हैं। ये एक पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर पैथोजेंस के किसी पर्टिकुलर माइक्रोब्स के अगेंस्ट में आप यूज करेंगे तो ये बेहद इफिशियंसी दिखाते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं होते हैं। इसलिए इनको किस ग्रुप में रखा गया? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नैरो स्पेक्ट्रम यानी लिमिटेड है, इनकी क्षमता बहुत सारे लोगों को मारने की नहीं है। और इस कैटेगरी का जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? पेनिसिलिन। यानी पेनिसिलिन जो है इस कैटेगरी का सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक दो बातें, कुछ रिमार्केबल पॉइंट्स हैं जो रोचक बातें हैं, थोड़ा सा आप अपने दिमाग पे ध्यान दीजिएगा। एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन। एम्पिसिलिन AMPICILLIN, एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन AMOXICILLIN। एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन ये दो एंटीबायोटिक्स हैं, और ये दोनों एंटीबायोटिक्स एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये कहीं न कहीं पेनिसिलिन का ही डेरिवेटिव्स है। यानी पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में ही मॉडिफिकेशन करके ये दोनों बने हैं। कौन कौन से दोनों? एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन। कैसे बने हैं? पेनिसिलिन के मॉलिक्यूल में मॉडिफिकेशन करने से ये बने हैं, मतलब कह सकते हैं कि दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द पेनिसिलिन। तो देखा ये गया कि अगर ये डेरिवेटिव है पेनिसिलिन का, और अगर हम ये जो कि काफी इफिशियंसी वाली एंटीबायोटिक है, तो हम जब पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं इस तरह के एंटीबायोटिक, ध्यान देंगे आप भी, आपके दैनिक जीवन में भी ये यूज होने वाला है ये कॉन्सेप्ट, कि अगर हम किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को एम्पिसिलिन या एमॉक्सिसिलिन देते हैं तो कोई भी डॉक्टर जो है वो उस एंटीबायोटिक का इफेक्ट या रिस्पॉन्स उस बच्चे के बॉडी पर, पर्सन के बॉडी पर चेक करता है। वो पेरेंट्स से पूछेगा अगर बच्चे छोटे हैं कि बच्चे के अंदर कोई एलर्जी तो नहीं हुई, कोई इरिटेशन तो नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, क्योंकि ये नोटिस किया गया है कि एम्पिसिलिन, अगर हम इनकी बात करें, एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन, इन दोनों एंटीबायोटिक के यूज करने से एलर्जेटिक कंडीशन क्रिएट होती है। इसलिए डॉक्टर ऐसे पेशेंट में अगर एलर्जी का कोई भी सिम्टम आता है तो पहले वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के जरिए उस पेशेंट की सेंसिटिविटी को चेक करते हैं कि क्या ये पेनिसिलिन के अगेंस्ट में इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, कम है, कैसी है, तब उसके बाद वो उस पेशेंट को अप्लाई करते हैं। ठीक, ये देखिए रोचक बातें हैं जो आपके जीवन में हर एक क्षण में ये यूज होने वाला है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर ही इंटरेस्टेड होगा, आपको भी इंटरेस्टेड होना पड़ेगा। एंटीबायोटिक का रैपर देखिए, अगर उस पर एम्पिसिलिन या एमॉक्सिसिलिन लिखा है और आपके बच्चे को दी जा रही है तो जाहिर सी बात है आपको कॉन्शियस होने की वजह है, आपको कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसको इरिटेशन हो, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है अचानक, तो ये एलर्जी की तरह कंडीशन क्रिएट होती है। तो नो डाउट डॉक्टर जब भी देते हैं तो वो हमसे ज्यादा समझदार हैं, वो इन बातों को चेक करके ही वो कंडीशन के हिसाब से देते हैं। हाँ, अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको तुरंत डॉक्टर को ये बात बतानी पड़ेगी कि सर इसके नाते ये कंडीशन क्रिएट हो रही है, तो वो बातें डॉक्टर को समझ में आ जाएंगी और वो एंटीबायोटिक, उसका कोई सप्लीमेंट्री एंटीबायोटिक होगा जो फिर वो ऑपरेट करेगा या चलाएगा। ठीक है, दूसरी जो रोचक बात हम बता रहे हैं, दुनिया की जो सबसे पहली एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन है। और पेनिसिलिन किससे मिला? पेनिसिलियम नोटेटम से मिला। तो ये पेनिसिलियम नोटेटम जो है, जाहिर सी बात है कि ये एक छोटे से लैब में हुआ होगा, साइंटिस्ट ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने इस डिस्कवरी को किया, तो इससे तो पूरे विश्व की मांग पूरी नहीं होगी उस पेनिसिलिन की जो लैब में बन रहा है। तो पूरे वर्ल्ड की नीड को फुलफिल करने के लिए बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं जो बड़े लेवल पर, लार्ज स्केल पर एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करती हैं, पेनिसिलिन का प्रोडक्शन करती हैं। तो जब पेनिसिलियम नोटेटम को इंडस्ट्री लेवल पे यूज किया गया तो देखा गया कि पेनिसिलियम नोटेटम की जो इल्ड कैपेसिटी है,
यानी जो इसके जरिए पेनिसिलिन का प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो बेहद कम है। यानी पेनिसिलिन रिलीज होगा नो डाउट, लेकिन इंडस्ट्री लेवल पे जहां हमको बल्क में बहुत ग्रेट अमाउंट में पेनिसिलिन को रिलीज कराना है पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे समाज के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में देखा गया कि पेनिसिलियम नोटेटम उतने अमाउंट में पेनिसिलिन को सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है। तो पूरी दुनिया को मिलेगा कैसे पेनिसिलिन? तो उसका क्या उपाय है? तो उसका भी उपाय खोजा गया पेनिसिलियम नोटेटम का ही, या उसी की एक दूसरी स्ट्रेन है। पेनिसिलियम नोटेटम की ही एक दूसरी स्ट्रेन है, दूसरी स्ट्रेन मतलब उसकी एक वैरायटी की तरह है, जिसको नाम दिया गया पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। पेनिसिलियम जीनस सेम है, देखिए स्पेसीज केवल बदल रही है, क्राइसोजीनम CHRYSOGENUM क्राइसोजीनम। और इसको जब इंडस्ट्री लेवल पे यूज किया गया तो देखा गया कि ये बड़े लेवल पे इसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो पेनिसिलियम नोटेटम से अच्छी मानी गई। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज का ये जो टॉपिक है एंटीबायोटिक आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद है तो रियली में मैं आपसे जरूर लास्ट में ये बात कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं एक ही बात आपसे कहता हूं कि हर आदमी एक प्रयास करता है, उस प्रयास में मैं भी लगा हूं आपके साथ बेटर से, और मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से पूरा वो प्रयास करूंगा कि आपकी नीड, चाहे वो एकेडमिक नीड हो या कॉम्पिटिटिव नीड हो, उस हर एक नीड को मेरे जरिए पूरा हो। ये मेरा सौभाग्य होगा। बट लेकिन उसके लिए आपका सहयोग इसी रूप में मुझे चाहिए कि आप अपने इस बायोलॉजिकल डायरी चैनल पर जो यूट्यूब पर है इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।